हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए बेटा हम ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है हमारा पहला चैप्टर। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ एनी जीन, कोई भी जीन का इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमने उसे ट्रांसफर कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, किसके थ्रू हम कर पाएंगे? ना हम इसे टिश्यू कल्चर के थ्रू कर पाएंगे, ना हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कर पाएंगे। ये जो ट्रांसफर होगा इस जीन का, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम एक स्पीशीज से कोई जीन निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। ये कहाँ किससे रिलेटेड है? ये स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर से, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग का सैंपल बनाया था, तो यही साइंटिस्ट का नाम इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो पहला नाम है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, तो सेकंड का आंसर होगा 1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक यूजिंग। हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज कर रहे हैं? हम लाइव ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं? हम लाइव ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, या फिर हम उसके एंजाइम को यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो जब भी हम इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हम लिविंग सेल से, लिविंग सेल का या तो लिविंग सेल को यूज कर रहे हैं या उसके कोई कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? आंसर आ जाएगा थर्ड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड। किसको हम इंक्लूड कर लेंगे बायोटेक्नोलॉजी से, कि हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या कर पा रहे हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी में टेस्ट ट्यूब बेबीज थ्रू आईवीएफ बना पा रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शन डाल के। ठीक है, उसके बाद में डेवलपिंग ऑफ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बना पा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना पा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम जीन करेक्शन थेरेपी भी दे सकते हैं, जीन डिफेक्टिव जो जीन है उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सारी ये जो चीजें हैं, दिस विल ऑल कम अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, EFB स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFP जो है, B जो है वो स्टैंड करता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो आंसर आ जाएगा डी का, फिफ्थ का डी। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन है, द 2 कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हमें पता है कि बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए पीस निकाला, दूसरे में डाल दिया, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी। बट जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो 2 रूल्स की वजह से आई है। एक पहला तो था जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब उस जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो कर दिया, बना दिया हमने, उससे हम एक स्टराइल कंडीशन देखी, हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट मिले जो हमारा डिजायर्ड है ना, जो हमारा डिजायर्ड है हमें वही प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पर ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसने दिया कि हम स्टेराइल कंडीशन डेवलप कर पाए, ताकि जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है तो उससे हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमें सिर्फ वही मिले, ऑब्टेन हो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? डी, बोथ ए एंड बी, कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो थी प्लस द मेंटेनिंग ऑफ द स्टेराइल कंडीशन, इसने हमें जन्म दिया किसको? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें यूज करते हैं? हम डीएनए तो करते हैं यूज, हम आरएनए भी यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। हम अलग अलग टेक्निक्स में जो है न्यूक्लिक एसिड जो है, डीएनए हो या आरएनए हो, उसको हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा हमारा डी, की बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर। हमसे पूछा है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं? हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, एंजाइम्स बनवा सकते हैं, ठीक है, वैक्सीन बनवा सकते हैं, डीएनए वैक्सीन बन सकती है ना, एंटीबायोटिक्स बनवा सकते हैं। ठीक है, हम अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई मॉडिफिकेशन कर दे कि वो हमारा ये एंटीबायोटिक बनाए, तो फिर वो प्रोड्यूस करने लगेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए कि ये सारे कैसे हैं? ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। चलो 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया?
वाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांटेजियस, क्यों हमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को एडवांटेजियस बोला है ओवर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेन चीज होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इससे बेटा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन से देयर आर डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। इसी मैटर में जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा एडवांटेजेस है ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि यहाँ अपॉर्चुनिटी रहती है वेरिएशन की, चेंजेस की, है ना। तो ये तो सही होगा। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स इन लेस टाइम देन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग देन दैट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी गलत है। तो आंसर बेटा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 1। सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें मेजर, वो है कि यहाँ पर वेरिएशन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देता है हमको चांस किसके, वेरिएशन के, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। तो पहली चीज जो स्टैनली कोहेन ने एंड बॉयर ने हमको दिया था, ठीक है। स्टैनली कोहेन और बॉयर ने क्या देखा था कि उन्होंने क्या कर पाए थे वो, कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर पाए थे कोई डीएनए के पीस को, और उसे वो इंसर्ट कर पाए थे सैल्मोनेला टाइफियम में, है ना। तो ये चीज कर पाए थे वो। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, द फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड, तो ये तो नहीं है उसका आंसर, है ना, कि हम क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग को पॉसिबल कर पाए, है ना। वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देख पा सकते हैं हम, पर क्या हम उसे वहीं स्पेसिफिक एरिया पे कट कर जो हमें इंसर्ट करना है वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ठीक है। It can cut specific site by endonucleases like DNAs, तो यहाँ पर DNAs नहीं, यहाँ पर restriction endonucleases जो होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं, कि कोई और डीएनए आएगा तो उसे काटने का काम करते हैं। बट यहाँ पर हमने उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करा है, वहाँ से हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट करा और उसको यूज करा आगे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो आंसर आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्योरिफाइड बाय बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। इसी ने पॉसिबिलिटी डेवलप करी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को, टेक्निक्स को डेवलप कर सकें और यूज कर सकें, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10th का डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंड टेक्निक कैन बी इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंडर हम इन्हें ला सकते हैं। यहाँ पर हम जीन क्लोनिंग करेंगे, जीन को क्लोन करेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा। सिंथेसाइज करना एक जीन को, ये भी आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। करेक्ट करें हम कोई डिफेक्टिव जीन को, कोई जीन में डिफेक्ट है उसको हम बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करके करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं हमारा डीएनए वैक्सीन बना सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके। तो ये जो सारे प्रोसेस या टेक्निक्स हैं, ये सारे किसके अंडर आएंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के अंदर आएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा बायोटेक्नोलॉजी का, अब हम देखेंगे क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है हमारा, एगरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज्ड इन। एगरोज जो है, एगरोज को हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। किस में यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, यहाँ पर जो एगरोज होता है वो एक, हम उसको बॉईल करके जेल बनाते हैं, जो किसकी तरह काम करता है, हमारा मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करता है, छन्नी की तरह काम करता है। तो ये हमारा जो डीएनए अलग अलग लेंथ का हमें जब आइसोलेट करना होता है, तो हम इसको लोड करेंगे उस जेल पर और रन करेंगे किसके अंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो डीएनए अपना होता है कैसा, डीएनए होता है अपना नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए हो गया अपना नेगेटिवली चार्ज। जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाएगा, और जैसे ये मूव करेगा अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना जल्दी वो आगे बढ़ पाएगा, जितना वो बड़ा होगा वो उतना कम बढ़ पाएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, तो हम अपने डीएनए के फ्रेगमेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं बैंड्स को, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बायोलिस्टिक या जीन गन। जीन गन को हम कहाँ यूज करते हैं? प्लांट के ट्रांसफॉर्मेशन में। प्लांट में अगर हमें कोई जीन का ट्रांसफर करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन, ठीक है। तो आंसर आएगा क्या हमारा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कोई जीन का स्पीस है उसको हमें सेल के अंदर इंसर्ट करना है, और कौन से सेल के अंदर? प्लांट के सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ। हम प्रोटीन को कैसे रिमूव कर सकते हैं? राइबोन्यूक्लियस डालेंगे तो क्या होगा? जो आरएनए होगा वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। काइटिनेज डालेंगे तो काइटिन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सेल्यूलेज डालेंगे तो सेल्यूलोज जो होगा वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और प्रोटीएज डालेंगे बेटा, जब हम प्रोटीएज डालेंगे तो वहां क्या होगा? प्रोटीएज जैसे डालेंगे तो प्रोटीन जो होगा वो डीनेचर हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम इसको रिमूव कर पाएंगे। तो आंसर आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा हमारा 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, which of the following technique is most commonly used to separate DNA molecule by size? हमें साइज से सेपरेट करना है हमारे DNA मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो हम वो कैसे कर पा रहे हैं वो बताना है हमको। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी से तो नहीं कर सकते हैं, PCR से हम क्या करते हैं? DNA का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं। हम फिर भी उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज पे, है ना। RFLP ये भी नहीं होगा। किसके बेसिस पे? हम जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब हम DNA को लोड करते हैं एग्रोज के जेल पर और उसको अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के रन करवाते हैं, तब हम देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज कि बड़ा होगा तो वो जेल पे पीछे रहेगा, और जो छोटा होगा साइज में फ्रेगमेंट में तो वो आगे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? आंसर आ जाएगा हमारा डी। 15 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ डीएनए। यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड को कहाँ से रिमूव किया जा रहा है? न्यूक्लियोटाइड है तो उसको बेटा कहाँ से? एंड से रिमूव करा। तो अगर ये है तो यहाँ एक एक करके इसके निकाला जाएगा, रिमूव करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके रिमूवल हो रहा है, एक एक करके रिमूवल हो रहा है, और वो कहाँ से हो रहा है? एंड से हो रहा है। तो वो क्या कहेंगे? उस एंजाइम को हम कहेंगे एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस। यहाँ अगर एंडोन्यूक्लियस होता तो एंडोन्यूक्लियस बीच में से काट रहा होता, ठीक है। जरूरी नहीं है वो ब्लंट एंड पे ही काटेगा, अलग अलग तरीके से ब्लंट एंड पे भी काट सकता है, वो स्टिकी एंड्स भी बना सकता है ना, बट वो अंदर बीच में से काटेगा। अगर एंड में से एक एक करके काटना शुरू कर रहा है तो दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? आंसर आ जाएगा 16th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड चीफली फ्रॉम। हम कहाँ से निकाल रहे हैं उन्हें? बैक्टीरिया में से। कहाँ से रिलीज कर रहे हैं? बैक्टीरिया में से। तो बैक्टीरिया किसके अंदर आएगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आ जाएगा प्रोकैरियोट्स। 18th क्वेश्चन, कटिंग ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड, ठीक है, वाज डन विद द हेल्प ऑफ डैश एंजाइम। यहाँ पर हमने डीएनए लिया है हमारा प्लाज्मिड, ठीक है। अभी जो प्लाज्मिड है इसको कट किया, किस एंजाइम से हम कट कर पाएंगे? यहाँ से कट किया मानो, तो इसको किस एंजाइम के थ्रू हम कट कर पाएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट कर पाएंगे। और हम जिससे कट कर रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया मॉलिक्यूलर सीजर। हम उसे कॉमनली क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि वो हमें हमारा जहाँ पे कट करना है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि डीएनए को हम ट्रिम कर पाएँ, कट कर पाएँ वहाँ से, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वही स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, उनकी एक रिकग्निशन साइट होती है। वो रिकग्निशन साइट को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी जो वो आइडेंटिफाई करता है और वो वहाँ पर कट करता है, ठीक है, वो वहाँ पर कट करेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका क्या? आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको हमने कहा इको R1। ये है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1। अब यहाँ पर इको R1 में जो है को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ई तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हिस्टीरिया, ठीक है। को है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोलाई,
ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कोलाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, आंसर आ जाएगा ई कोलाई से आइसोलेट करा है ना, तो ई कोलाई का जो स्ट्रेन है और वो कब आइसोलेट हुआ है उससे हम बता सकते हैं कि को जो है वो क्या बता रहा है, उसका जो है आगे कोलाई बता रहा है, CO जो है दैट रिप्रेजेंट्स कोलाई। आंसर आ जाएगा 19th का ए। 20th question, which of the following method is to introduce foreign DNA into the host cell? अब हम कौन से मेथड को यूज करके क्या कर पाते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो फॉरेन DNA को होस्ट सेल में। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया है हमको, जीन गन मेथड, दूसरा है जीन इलेक्ट्रोपोरेशन, C है इल्यूजन, D है एक्सटेंशन। तो जेल इलेक्ट्रोपोरेशन में तो हम मॉलिक्यूलर DNA के मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से सेपरेट कर पा रहे हैं हमारे DNA को, सेपरेट DNA। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन जो वर्ड है वो कहाँ यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं PCR, जब टेक्निक हम पढ़ेंगे तब आपने पढ़ा होगा एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो इंट्रोडक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है, और PCR मेनली कहाँ आता है, वो आता है DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए। फिर आता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या है, जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगरोस जेल के ऊपर रन कर लिया हमारे DNA को, तो जो साइज का DNA हमको चाहिए था हमने उसे कट करा और इल्यूट कर लिया उस जेल में से, तो ये भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही पार्ट है। जो जीन गन मेथड है वहां पर इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मेथड, जहां पर हम प्लांट में ये जो हमारा फॉरेन DNA है उसको बॉम्बार्ड करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या रिलेटेड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, कैरियर की तरह यूज करते हैं कि वो हमारा जो DNA है उसको लेके जाएगा होस्ट के अंदर, है ना, वेक्टर की तरह, व्हीकल की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ प्लास्टिड नहीं होगा, म्यूटेशन भी नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आएगा हमारा क्या, 21 का प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हमने किसको कहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन को। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपना जो tDNA होता है होस्ट सेल के अंदर भेजता है और वहां पर ट्यूमर कर देता है। अब वो जो ट्यूमर होता है वो जो एग्रोबैक्टीरियम को रिक्वायर्ड है वो सारे एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है फॉर इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम? ठीक है, कौन सा मैच नहीं है उसकी सेल वॉल डिग्रेड करने के लिए? ठीक है, तो प्लांट सेल जो होता है उसको डिग्रेड करते हैं। प्लांट सेल बना किसका होता है, प्लांट सेल मेनली बना होता है सेल्यूलोज का। अब ये सेल्यूलोज को डिग्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेल्यूलेज चाहिए होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। ठीक है, फंगाई, फंगाई की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, काइटिन प्रेजेंट है। काइटिन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है, काइटिन प्रेजेंट है। अब ये जो काइटिन होगा बेटा, ये काइटिन को डिग्रेड करने के लिए काइटिनेज चाहिए होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल वॉल में लाइसोजाइम होगा, तो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प करेगा। जो एल्गी होती है, एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो मिथाइलिनेज डिग्रेड नहीं कर सकता। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। बी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर? कौन कौन से हम एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में नॉर्मली यूज करते हैं? ठीक है, पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा है पॉलीमरेज। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेजेस, तीसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड लाइगेजेस, एंड फोर्थ है लाइगेजेस एंड पॉलीमरेजेस। यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, क्लोनिंग के लिए हम मेजरली क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस और क्या यूज करते हैं, लाइगेसेस।
ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो क्या काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करेगा मॉलिक्यूलर सीजर का, और जो लाइगेज होता है वो काम करेगा ग्लू का। लाइगेज जो होगा वो काम करेगा ग्लू का, ठीक है। तो काट के हम जोड़ पाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा सी, आंसर आएगा हमारा सी, 24th का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द करेक्ट वन। यहाँ दिया हुआ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को क्या प्राइमर की जरूरत होती है, नहीं, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ना कि लाइसोसोम में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कहाँ जरूरी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो आंसर क्या करेक्ट होगा हमारा, आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, कि यही करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ठीक है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन करा था, पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है वॉक्समैन, तीसरा दिया हुआ है बर्क, और थर्ड डी दिया हुआ है स्मिथ, नाथन एंड आर्बर। किसने डिस्कवर किया था बेटा, स्मिथ, नाथन एंड आर्बर ने डिस्कवर करा था हमारा क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27th क्वेश्चन, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी। जीन टैक्सिंग का मतलब क्या है, वो उसका ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, जीन का ट्रांसफर को। तो गाड़ी की तरह हमने उसको अपने जीन को बिठाया और उसके साथ में भेजा होस्ट के अंदर, और वो वहां से वहां पर अपना क्या कर पा रहा है, वो जीन क्लोनिंग हो पा रही है, वो जीन जाके होस्ट में जुड़ जा रहा है उसके क्रोमोसोम से, है ना। तो यहाँ पर जो जीन टैक्सी का काम करता है, यहाँ कौन करता है जीन टैक्सी का काम, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो क्या काम करता है, वेक्टर की तरह जीन क्लोनिंग में, जिसको हम कह देते हैं जीन टैक्सी। व्हीकल की तरह काम कर रहा है ले जाने के लिए हमारा जो हमारा जीन है टू दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो डिजायर्ड जीन है जो हमने आइसोलेट करा है उसको अपने होस्ट के साथ में के जीन्स के साथ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, 27 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया बेटा, द डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए फॉरेन डीएनए इनटू अ सूटेबल होस्ट। हमें फॉरेन डीएनए को कहाँ भेजना है, सूटेबल होस्ट के पास भेजना है। अब हमें उसे गाड़ी की तरह ट्रांसफर करना है, जीन टैक्सी जैसे हमने पहले टर्म देखा था। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे, उसको हम क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं, व्हीकल डीएनए बोल सकते हैं, जीन कैरियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टर्म यूज कर सकते हैं, बट जनरली जो टर्म यूज किया जाता है वो वेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन, ईस्ट हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ईस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, कि कैन एक्ट एज अ होस्ट फॉर क्लोनिंग यूजिंग वाई। ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसे वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाउज द स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल यूकैरियोटिक होता है तो हम उसके जीन रेगुलेशन और एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ग्रो रेडिली रैपिडली इन लेबोरेटरी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, ये होस्ट की तरह एक्ट कर सकता है क्लोन करने के लिए भी। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। 29 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग दी क्लोरामफेनिकॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल रेजिस्टेंस, वन इज एबल टू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल in the presence of chloramphenicol, ठीक है। और the chloramphenicol resistance genes in this case is called, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म सेल को किसके बेसिस पे, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसके बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। ये हम इसको यहाँ कहेंगे क्या, इन दिस केस इट इज कॉल्ड, ये जो जीन होगा इसे क्या कहेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि हम इससे क्या कर पा रहे हैं, इज एबल टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म सेल। हम ढूंढ पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म सेल कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल कौन सा है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, 30th का आंसर होगा बी।
Next question, 31st question. The dash are the DNA molecule that can carry a foreign dash segment into the host cell and the A and B are. ठीक है, the dash are the DNA molecule. The gene are the DNA molecule. नहीं, यहाँ आएगा vector. यहाँ पूछा जाए the vector are the DNA molecules that can carry a foreign DNA. ठीक है, वेक्टर क्या है? वेक्टर एक कैरियर है, वो क्या करता है? वो कैरी कर सकता है फॉरेन डीएनए सेगमेंट को। किधर ले जाता है? वो होस्ट सेल में ले जाता है जहां हमें करना है इनकी क्लोनिंग। तो आंसर आ जाएगा क्या? बी। 31st का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज फैसिलिटेट। ये जो हीट शॉक मेथड हम यूज करते हैं वो क्यों यूज कर रहे होते हैं वो बताना है हमको। ठीक है, तो क्यों हम यूज कर रहे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, हम जो फॉरेन डीएनए है उसको क्या करना है? बैक्टीरिया के अंदर भेजना है हमको, है ना। अब वो भेजने के लिए हम डायरेक्टली तो नहीं भेज सकते क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो डायरेक्टली तो आने नहीं देगी। तो हमें जो बैक्टीरियल सेल है उसको पहले क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब क्या हो कि वो रेडिली अपटेक कर ले, वो जो फॉरेन डीएनए है उसको अपने पास अपटेक कर ले ले उसको, है ना। तो यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट है अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, और लास्ट है एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये तो नहीं होगा, दो ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो अपटेक होगा वो डीएनए का वो किसकी वजह से होगा? वो होगा वो ट्रांजिएंट पोर जो बनेंगे हीट शॉक मेथड से। ठीक है, उसके बाद हमने उसे जो होता है बाईवेलेंट कैटायन के हाई कंसंट्रेशन में रखा होता है। तो इनसे क्या होता है? जो ट्रांजिएंट पोर्स बन जाते हैं उसके थ्रू हमारा जो डीएनए होता है, जो फॉरेन डीएनए होता है, उसको अपटेक कर लेता है बैक्टीरियल से। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आएगा सी, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन दी बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो यही सिग्निफिकेंस होता है हीट शॉक मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में बी यूज्ड फॉर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ यूज कर सकते हैं वो बताना है। ठीक है, मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये कर सकते हैं। हम जीन मैपिंग में यूज कर सकते हैं। जब हमें जेनेटिक डिसीज को देखना है तब भी हम क्या यूज कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन है इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ कट करेगा? वो डीएनए में कट करेगा पहली चीज। चाहे अब वो बैक्टीरियल डीएनए हो, वायरल डीएनए हो या फिर यूकैरियोटिक डीएनए हो, कहीं का भी डीएनए होगा पर वो कोई भी डीएनए को काट पाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एनी डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा उसको हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट कर पाएगा। वहाँ कट करने के लिए ना एक स्पेशल रिकग्निशन साइट होनी चाहिए जो कि होनी चाहिए पैलिंड्रोमिक। ठीक है, पैलिंड्रोमिक साइट होनी चाहिए। तो आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल सीक्वेंस इन द डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस आर कॉल्ड। जो स्पेशल सीक्वेंस होती है डीएनए की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करता है कि उसको वहां कट करना है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है कि मतलब अगर हम उसे एक तरफ से पढ़ें और दूसरी तरफ से पढ़ें, दोनों तरफ से सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ नितिन, तो अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगी NITIN नितिन और यहाँ से भी पढ़ूंगी NITIN नितिन, तो ये सेम हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीन सीक्वेंस की बात करूँ तो यहाँ पर है GAATTC और यहाँ आ जाएगा GAATTC। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से पढ़ने पे, यहाँ से पढ़ने पे और यहाँ से पढ़ने पे दोनों पे सेम है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेंगे। तो आंसर आ जाएगा 35 का बी। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेजेस आर। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स व्हाट? बैक्टीरिया। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? आंसर आ जाएगा सिंपल 36 का
भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA इज रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, हमें RNA को रिमूव करना है, अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे ताकि हम उसे रिमूव कर सके। प्रोटीन रिमूव करना है तो प्रोटीएज यूज करेंगे, सेल्यूलोज को रिमूव करना है तो सेल्यूलेज यूज करेंगे, और काइटिन को रिमूव करना है तो काइटिनेज यूज करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in gene gun method cells are bombarded with high velocity microparticles of, किसके microparticles यूज करते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन के microparticles यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम कोट करते हैं अपने DNA के ऊपर इन द प्लांट, ठीक है। तो माइक्रोपार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड DNA पार्टिकल को हम प्लांट सेल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं जीन गन मेथड में। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। Next question, the term ori means origin of replication, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बताता है क्या, ओराई। तो आंसर क्या आना चाहिए, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा नहीं, द DNA रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट। तो अगर हमें उस टर्म को इंडिकेट क्या कर रहा है, वो यही बता रहा होता है कि कहाँ से ओरिजिन होगा रेप्लिकेशन का, कि DNA रेप्लिकेशन की इनिशिएशन साइट जो होगी वो यही होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए डी, दोनों, ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है, तो आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA इज डैश मॉलिक्यूल, DNA कैसा मॉलिक्यूल होता है, DNA कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा ए, 40 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्परेचर इज यूज्ड इन हीट शॉक मेथड, जब हम हीट शॉक मेथड यूज करते हैं तब हम उसे कुछ सेकंड के लिए 42 डिग्रीज पे रखते हैं, फिर वापस आइस बाथ में रखते हैं, तभी हम इसे हीट शॉक, तो हीट का इसको शॉक दे रहे होते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, in micro injection method recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell। डायरेक्ट हम इंजेक्ट करके कहाँ डाल दे रहे हैं, न्यूक्लियस में ही डाल देते हैं। हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज नहीं करें कि हम उसकी सेल वॉल में कोई चेंज करके फिर वो इंसर्ट करेंगे, हम डायरेक्ट जो रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दे रहे हैं एनिमल सेल के। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन है, which divalent cation is used for making the bacterial cell competent for taking up the DNA। competent मतलब क्या है, हमने सेल को ऐसा बना दिया कि वो जो सेल वॉल है वो इजीली हमारा जो फॉरेन रिकॉम्बिनेंट DNA है उसे अपटेक कर सके, है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, डाइवेलेंट कैटायन जो यूज कर रहे होते हैं वो होता है हमारा क्या, कैल्शियम। ये होता है Ca2+, ये है Na+, मोनोवेलेंट है, ये भी मोनोवेलेंट है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, हमें बताना है। पहला है बायोलिस्टिक गन, जिसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड कोटेड DNA यूज करते हैं बम्बार्ड करने के लिए ऑन दी प्लांट सेल, ये तो सही है। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA को डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन, हम इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं बेटा, जनरल ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक करंट देने से हम ट्रांजिएंट पोर्स बना देते हैं, टेम्पररी पोर्स बना देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, जो गलत है वो है बी, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमसे पूछा है कौन सा जो है वो टूल नहीं है, ठीक है। पहला चीज क्या है, क्लोनिंग वेक्टर बिल्कुल टूल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल टूल है, फॉरेन DNA वो भी एक टूल है, जीन किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। GMO क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या ये टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, नहीं, यहाँ ये टूल की तरह थोड़ी काम करे, तो एंड प्रोडक्ट होगा। जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली तो उससे हमें क्या मिला, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिला,
ठीक है, तो ये तो गलत होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज, हिंट 2, आंसर हम मार्क करेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर आर ऑफ द इको R1 इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, तो इको RI में इस्चीरिया कोलाई, ठीक है, जीनस स्पीशीज, आर हो गया हमारा क्या, स्ट्रेन, और जो 1 आता है कि द टाइम जिसपे वो आइसोलेट हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा जीनस, स्पीशीज, ई को आर, और ये 1 है ना, तो आर क्या बता रहा है हमारा, स्ट्रेन, आर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन, इफ अ प्लाज्मिड DNA is digested by eco R1 at a single site then, eco R1 क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इको R1 के पास जो होता है, इको R1 जो होता है उसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है दैट इज GAATTC, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारा कोई प्लाज्मिड है बेटा, ठीक है, और हमने उस प्लाज्मिड में जब कट किया, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक ही साइड पे बोला गया है कट हुआ है, यहाँ पर हमने कट किया, ठीक है। अब कट करने पे क्या होगा, अगर मैंने बोला है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ठीक है, अब यहां कट होगा और ये यहां कट करेगा, इससे क्या होगा, यहां पर हमारे पास 2 एंड्स हो जाएंगे। कैसे 2 एंड्स बनेंगे, देखो जो स्टिकी एंड्स बनेंगे GATTC, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये होगा, ठीक है, मैं ऊपर बनाती हूँ, रुको, रेस्ट्रिक्शन का साइट है GATTC, ठीक है। अब जब हम इसे कट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब कट किया गया तो इसका रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, ये है और यहाँ है, तो ये हो जाएगा G, यहाँ आ जाएगा AATTC, यहाँ आ जाएगा क्या हमारा G, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CTTAA, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, ठीक है, ये हमारा जो होगा वो स्टिकी एंड होगा, ठीक है, ये आपस में जुड़ा नहीं होगा, तो इस तरह के कट को हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा क्या, कितने स्टिकी एंड बना, अगर एक बार काटा तो 2 स्टिकी एंड्स बना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, बी, कि हम अगर इको RI को एक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर रहे हैं तो वहां पर हमें 2 स्टिकी एंड्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, DNA इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया शुड बी मेड कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द DNA मॉलिक्यूल, तो ये भी सही है कि हमें DNA की जो सेल मेम्ब्रेन से कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि वो अपटेक कर सके जो हमारा फॉरेन रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अबव स्टेटमेंट इज, कौन सा सही है, कि दोनों हमारे तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, both 1 and 2 are true. Next question, 50th question, which of the following would not be used in preparing recombinant DNA? recombinant DNA कैसे बनेगा, हम मॉलिक्यूलर सीजर से काटेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू से जोड़ेंगे, ठीक है, तो उससे हम अपना recombinant DNA बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, प्लाज्मिड। अब जब हमने अपना रिकॉम्बिनेंट DNA बना लिया, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, लाइगेज से जोड़ा, और उसके बाद में हमें कोई चाहिए व्हीकल जो उसको ट्रांसफर कर सके हमारे होस्ट सेल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मिड क्या काम करेगा, वेक्टर की तरह, व्हीकल की तरह, जीन टैक्सी की तरह काम करेगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो कट करने का काम करेगा, तो ये भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है फेजेस, प्लाज्मिड और फेजेस कैसा काम करेंगे, वेक्टर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, क्या हम यूज नहीं करेंगे DNA पॉलीमरेज 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है। तो यहाँ हमें कोड दिया हुआ है ई, क्या बनाता है, नेम ऑफ द जीनस, ई एक आंसर होगा 2। नेक्स्ट है को जो है वो बता रहा है हमारा स्पीशीज का नेम, कोलाय, ठीक है, तो बी हो जाएगा 3।
आर जो बता रहा है, आर बता रहा है वो स्ट्रेन कौन सा है, ठीक है, स्ट्रेन कौन सा है। और डी जो है वन बता रहा है कि फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, उसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया है। तो वन का आंसर हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या बेटा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट 52 में पूछा गया है द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हाइंड 3 इज, ठीक है, यहां पर कौन यूज करा गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाम से हम डाल देंगे H और IN और फिर ये D, ठीक है, जीनस, स्पीशीज और क्या उसका स्ट्रेन है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा D। नेक्स्ट द स्टिकी एंड्स ऑफ अ फ्रैगमेंट ऑफ DNA मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ, जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं पूछा है। तो स्टिकी एंड्स ऑफ अ फ्रैगमेंटेड DNA मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ, किसके बने हुए होते हैं कि नहीं, ये तो कॉम्पिटेंट बनाता है सेल को, एंडोन्यूक्लियस काटते हैं, तो ये स्टिकी एंड्स बनाते हैं। बट हमें यहाँ पूछा कि ये स्टिकी एंड्स बने किसके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वापस EcoR1 का एग्जाम्पल लूँ और ये जो हमारा उसका रिकग्निशन साइट है GAATTC, तो यहाँ उसने कट करा, यहाँ दो पे उसने कट करा और कट करने से इसके पास क्या है GAATTC, यहाँ हो जाएगा G, यहाँ आ जाएगा CTTAA, ठीक है बेटा, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो एंड्स हैं यही तो हमारे क्या है, यही तो हमारे हैं स्टिकी एंड्स। ये क्या है, ये अनपेयर्ड बेस पेयर है, तो ये फटाफट क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस से ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर जो स्टिकी एंड है वो टर्म इसीलिए यूज करा गया कि वो फटाफट बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ क्या है, अनपेयर्ड बेसेस है, आंसर आ जाएगा सी। 53 का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द टर्म कॉम्पिटेंट रेफर्स टू, जो टर्म कॉम्पिटेंट है इसका मतलब क्या है, वो हमसे पूछा गया। जो टर्म कॉम्पिटेंट है इसका मतलब क्या है, इट इंक्रीजेस द कॉम्पिटिशन बिटवीन द सेल, नहीं, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं हो रही होती। यहाँ पर हम मेकिंग द सेल इम्परमिएबल फॉर DNA, हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल वॉल की परमेबिलिटी बढ़ानी है ताकि हमारा DNA जो है वो अंदर आ सके, ठीक है। इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विथ विच द DNA एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन इट्स सेल वॉल, हम वहाँ ऐसे पोर्स बनाएंगे, ट्रांजिएंट स्पोर बनाएंगे, जो ट्रांजिएंट पोर होंगे उसके थ्रू हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो हमारा सेल इफेक्टिवली अपटेक कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे सेल को कॉम्पिटेंट बनाना। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ दिया है सेल वॉल ऑफ वायरस, the gene which is produces capsid of virus या capsid of virus, which of the following is used in recombinant DNA technology। तो यहाँ पर बेटा क्या बोला गया है हमको कि यहाँ पर वायरस हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में क्या यूज करते हैं, हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, एज वेक्टर की तरह यूज करते हैं जो ट्रांसफर करता है हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA को। और हम क्या यूज कर सकते हैं, हम वायरस यूज कर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा लैम्डा फेज। तो इनको हम क्या यूज कर पा रहे हैं अपनी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल, क्योंकि हम इन्हें कैरियर की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगा, जीन नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, पूरे के पूरे वायरस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, आंसर आ जाएगा सी। Next question, dash is a crown gall bacterium is called as natural genetic engineer, natural genetic engineer हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को, ठीक है। तो ये tDNA जो होता है इसका प्लाज्मिड, उसको यूज कर ये डिसीज कर देता है, गॉल यहाँ पे ट्यूमर कर देता है, ठीक है। और वो ट्यूमर से वो अपने सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो सब प्लांट के होस्ट से प्रोड्यूस करवा लेता है, इसलिए हम इसे नेचुरल इंजीनियर बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर जीन ट्रांसफर। जब हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड को यूज कर रहे हैं जीन ट्रांसफर के लिए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ना हम माइक्रो पार्टिकल यूज करेंगे। माइक्रो पार्टिकल्स कब यूज कर रहे थे, जब हम जीन गन मेथड यूज कर रहे थे। जीन गन मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम जो डीएनए पार्टिकल था उसको कोट कर रहे थे गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल पे, और फिर उसके बाद प्लांट सेल पे बम्बार्ड कर रहे थे। तो माइक्रो पार्टिकल्स तो हमने वहां पढ़े। डाइवेलेंट कैटायंस हमने कहां पढ़े, जब हम सेल को क्या बना रहे हैं, कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन का तो हमने पढ़ा ही नहीं यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम क्या कर रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन में, डायरेक्टली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको सीधा एनिमल सेल में ट्रांसफर करें, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर करें। तो वो इतना माइक्रो होता है, इतना स्मॉल होता है, हमें वहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्ट करना है, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, माइक्रो पिपेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, माइक्रो पिपेट। तो आंसर आ जाएगा 51 का बी। नेक्स्ट 57 का बी। नेक्स्ट है 58, माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू, क्यों हम यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देंगे एनिमल सेल के। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following microbes transfer normal plant and animal cell to cancerous cells respectively। हमें बताना है कि नॉर्मल प्लांट में और एनिमल में कौन कैंसरस सेल्स बना देता है। ठीक है, तो प्लांट में अगर हमसे पूछा जाए तो प्लांट में तो बेटा कौन होता है हमारा, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, और अगर एनिमल में पूछा जाए तो वो है हमारा रेट्रोवायरस, एनिमल में है हमारा रेट्रोवायरस। ठीक है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, जब हम ये तो नॉर्मल में तो कैंसरस सेल बनाएंगे, पर जब हम इसे डिसआर्म करके यूज करेंगे तो हम इसे अपने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक में यूज करते हैं, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो ट्रांसफर करने के लिए होस्ट में। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए आंसर क्या, एग्रोबैक्टीरियम प्लांट में होगा, और फिर एनिमल बाद में पूछा तो रेट्रोवायरस, आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू टेक अप अ फॉरेन डीएनए। डैश कौन सी एबिलिटी है, डैश क्या है, कॉम्पिटेंसी जो होता है, हम सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपटेक कर सके, ले सके, है ना। तो यहाँ पे जो एबिलिटी डेवलप होती है सेल की उसे हम कह देंगे कॉम्पिटेंसी। ठीक है, पहला वर्ड आ जाएगा ए का तो कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट क्या है, द सेल इज ट्रीटेड with specific concentration of the divalent cation such as, क्या यूज करते हैं हम, कैल्शियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है, डाइवेलेंट होता है। ठीक है, डाइवेलेंट कैटायन होता है ना। यहाँ पे वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है पोर साइज को सेल वॉल का, जो ट्रांजिएंट पोर बना लेता है ना। यहाँ क्या, इन dash method recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell। यहां आएगा माइक्रो इंजेक्शन, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement, recombinant DNA technology popularly known as genetic engineering is a stream of biotechnology which deals with manipulation of the genetic material by man in vitro। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि इससे जो हमें फायदा है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनवा पाए। ठीक है, इन विट्रो बनवा पाए। नेक्स्ट क्या है, द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक सच एज एम्फिसिलिन, क्लोराम्फिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामासाइन। ठीक है, ये सब में नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड एज न्यूक्लिएजेस। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये स्ट्रीम है बायोटेक्नोलॉजी के। यहाँ पर हम मैनिपुलेट करते हैं जेनेटिक मटीरियल को बाय मैन, हम मैन जो होता है वो उसको मैनिपुलेट कर रहा है और इन विट्रो यूज कर पा रहा है। तो आंसर आ जाएगा क्या, ये सारे सही हैं, ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा डी।
ऑप्शन करेक्ट होगा डी। Next question 62. In the naming of restriction enzymes, the first letter is derived from its genus. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम E. coli लेते हैं, ठीक है, E. coli का इको R1 लेते हैं, तो E क्या बता रहा है, इस्चीरिया जो क्या है उसका जीनस है, तो A बता रहा है जीनस, B बता रहा है उसका स्पीशीज, B बता रहा है उसका स्पीशीज। फिर उसके बाद में सी क्या बता रहा है, ये जो आर होता है वो बताता है स्ट्रेन, और फर्स्ट बताता है कि किस ऑर्डर में उसको आइसोलेट करा, 1 है तो मतलब क्या है, ये फर्स्ट आइसोलेट हुआ, तो आंसर आ जाएगा क्या। अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, यहां पे आगे और क्या पूछा गया है हमसे, फर्स्ट लेटर, नेक्स्ट टू लेटर, फोर्थ लेटर ऑफ सी ऑफ डी, वेर द एंजाइम्स आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जहां से ये आइसोलेट किया गया है स्ट्रेन, तो नेक्स्ट आ जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहां हमसे पीसीआर के बारे में पूछा गया है। पीसीआर हम क्यों यूज करते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हम यूज करते हैं, ये हमें पता है। अब यहाँ क्या हमें टेम्परेचर पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, यहाँ पर हम डीनेचुरेशन के लिए क्या टेम्परेचर यूज करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस, इतना कि जो हमारा डबल हेलिक्स वाला डीएनए है वो हमारा टूट के कैसा हो जाए, डबल स्टैंडर्ड से वो हो जाए सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड से वो जाए सिंगल स्टैंडर्ड, तो डीनेचुरेशन तो होगी 94 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसके बाद में हम क्या कराते हैं, अनीलिंग कराते हैं। अनीलिंग का मतलब क्या हुआ, यहां हम इसको प्राइमर्स जुड़वाते हैं, ठीक है, हमने अपने डीएनए के हिसाब से प्राइमर बनवाए और प्राइमर को जुड़वाया, ताकि जो वहां पर पीसीआर में हम स्पेशल पॉलीमरेज यूज करते हैं, दैट इज टैग पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर पे वो एक्टिव होता है, ठीक है, टैग पॉलीमरेज हम यूज करते हैं। तो अनीलिंग में क्या हो रहा है बेटा, अनीलिंग में जो हमारा प्राइमर है वो जाके जुड़ रहा है, और वो क्या टेम्परेचर होता है, अनीलिंग टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, 72 तो एक्सटेंशन का होता है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम होता है, वहां पर एक्सटेंशन होता है, तो यहां पर आंसर आना चाहिए 40, ठीक है, यहाँ 40 दिया हुआ है, जनरली 64 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ठीक है, एक्सटेंशन होगा। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि फिर वापस से टेम्परेचर 40 से 72 डिग्री होगा, और वहाँ पर डीएनए टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हाईली एक्टिव होगा, और वहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा एक्सटेंशन। तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, काम करेगा, और यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बना देगा, ऐसे ही फिर ये साइकिल चलती रहेगी, फिर वापस डीनेचुरेशन होगा, फिर अनीलिंग होगी, और फिर एक्सटेंशन होगा, ठीक है, तो ये ऐसे ही एम्प्लीफिकेशन पीसीआर की साइकिल चलती रहेगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, 63 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वेक्टर के लिए, कि किसी भी कैटेगरी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसके पास में क्या क्या होना चाहिए, उसके पास में ओराई होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर एंडोन्यूक्लियसिस भी होना चाहिए, और उसका साइज। तो हमसे यहाँ पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होगा, तो अगर हमसे पूछा जाए तो ये तो सारे ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, वहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो आगे वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो ये आगे जो होगा रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा, तो ये आगे खुद को बढ़ा ही नहीं पाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए। ओराई अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है हमारे प्लाज्मिड वेक्टर की वो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो वो जब सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वो हाई कॉपी नंबर मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो ये कोई काम का ही नहीं रहेगा वेक्टर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए क्या होना एक प्लाज्मिड के अंदर या एक वेक्टर के अंदर उसको प्लाज्मिड को बनाने के लिए, कि उसके पास में ओराई होना चाहिए। तो आंसर आएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने और बताना है इन माइक्रो इंजेक्शन मेथड। हम अगर माइक्रो इंजेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल बाय यूजिंग माइक्रो निडल और माइक्रो पाइपेट, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज यूज्ड इन oocyte, एग्स एंड एम्ब्रियो, आईवीएफ में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए हम यूज कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इलेक्ट्रोपोरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल बाय यूजिंग लाइसोजाइम और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे उसका नाम बता रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक करंट से हम वहां पोर्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या दे दिया, केमिकल मेथड की, हमने यहाँ लाइसोजाइम यूज कर लिया, यहाँ हमने कैल्शियम क्लोराइड यूज कर लिया, लाइसोजाइम यूज करेगा तो सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगा, बट ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ लिखा होता कि हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करें ताकि हम वहाँ टेम्परेरी पोर्स बना पाए, ताकि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो अपटेक कर पाए, तो ये स्टेटमेंट सही होता। नेक्स्ट है इन केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड, ठीक है, सर्टेन केमिकल सच एज CO2 हेल्प्स द फॉरेन डीएनए टू एंटर द सेल, ये भी गलत है। क्या यूज होता है, डाइवेलेंट, जो हमारा डाइवेलेंट होते हैं कैटायंस, ये केमिकल्स वो यूज करेंगे तो वो कॉम्पिटेंट बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। चलो नेक्स्ट 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें नॉट ट्रू बताना है, ठीक है, नॉट ट्रू बताना है। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है, वो हाइड्रोफिलिक होती है। नेक्स्ट क्या दिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन डिलीवर्स अ पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड एज ZDNA, तो यहां पर जो एग्रोबैक्टीरियम होता है बेटा वो क्या देता है, वो TDNA होता है इन द TI प्लाज्मिड, TDNA which transforms the normal plant cell into tumor cell, तो ये तो गलत हो गया, हमसे नॉट ट्रू ही पूछा है तो सेकंड तो गलत है। नेक्स्ट retrovirus, adenovirus and papillomavirus are also known as cloning vectors in animal because of their ability to transform normal cell into cancerous cell। हाँ, हम इसको डिसआर्म करके यूज कर सकते हैं, किसके लिए, क्लोनिंग में, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, DNA from different sources are cut by the same restriction enzyme so that the DNA fragments have same kind of sticky ends, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर हमने हमारा ये हमारा प्लाज्मिड है, इसको और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट जो हमें हमारा फॉरेन डीएनए है जो हमें इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, सेम RE से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे ताकि हमारे पास क्या हो, सेम स्टिकी एंड्स हो, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री अपने स्टिकी एंड पे जाएगा, फटाफट से वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और वहाँ पे ये जाके हमारा फॉरेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है, यहाँ जाके वो ऐड हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है हमारा यहाँ स्टेटमेंट, ओनली 2, आंसर आ जाएगा हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है, कौन सा करेक्ट है बताना है ना। सॉइल इनहिबिट प्लांट बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट इज हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज TDNA, ठीक है। TDNA क्या कर रहा है, ट्यूमर कर रहा है, ट्यूमर फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस हो रही है TI प्लाज्मिड, जो उसके पास TI प्लाज्मिड है उसके थ्रू। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है ना बेटा, ये सारे सही हैं, ऑप्शन आ जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन आ जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। EcoR1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस G and A, अगर मैं उसका रिकग्निशन साइट बताऊं तो वो है GAA TTC, यहाँ है GAA TTC, तो ये कट कहाँ कर रहा है बेटा, G और A बेस के बीच में ही तो कट करता है, EcoR1 जो अपनी रिकग्निशन साइट है उसके, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है। नेक्स्ट है सच
each eco R1 restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in DNA. ये भी बिल्कुल सही है, डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट को आइडेंटिफाई करता है. नेक्स्ट, व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड. ठीक है, तो अगर हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करा है तो वो सेम स्टिकी एंड्स नहीं बना रहा है, ये तो गलत है, सेम स्टिकी एंड्स बनाएगा ना. जब हम उसको कट करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई भी डीएनए मटेरियल को और वहां पर अपना रिकग्निशन साइट है तो सेम ही स्टिकी एंड बनाएगा वहां पर. नेक्स्ट है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड एज क्लोनिंग. तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सी. जो आंसर होगा सी वो होगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. बैक्टीरियोफेज इज नॉट यूज्ड एज अ वेक्टर. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है. ठीक है, ये याद रखना है आपको. मलयालम इज अ पैलिंड्रोम, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, ETBR इथीडियम ब्रोमाइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा? जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, हमने अपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स लिए, अब हमें से देखना है ना कि वो टूटा कि नहीं टूटा, तो हम उसे क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे और उसको जेल एग्रोज जेल बनाएंगे और उसके अंदर लोड करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अंडर ये मूव करेगा. अब मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे ये ऐसे, ये हमारा जेल है, अब ये इधर मूव करेगा. हमारा जो हमारा डीएनए हमने यहाँ लोड करा होगा, ये धीरे धीरे कि बड़ा है, ये छोटा है तो ये आगे होगा, ये बड़े हैं तो ये ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, है ना. ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ठीक है, अब यहाँ ये मूव करेंगे. अब ये जो मूव करेंगे, अब इसको हमें देखना भी है. हम डायरेक्टली देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कितना लोड हुआ है या कितना रन हुआ है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स देखने होंगे तब हम इसे स्टेन करेंगे. किससे? ETBR से. और यूवी लाइट पे देखेंगे. जब हम इसको यूवी लाइट में देखेंगे तो वहां पर हमें क्या दिखाई देंगे? वहां हमको दिखाई देंगे ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देंगे. ठीक है, क्या दिखाई देंगे? ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देंगे. तो ये ETBR को हम यूज करते हैं स्टेन करने के लिए, देखने के लिए. तो ये तो गलत है, तो लास्ट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. फोर्थ इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्या है? ठीक है, सेकंड जो है बैक्टीरियोफेज इज नॉट यूज एज अ वेक्टर, ये भी गलत है. हम बैक्टीरियोफेज को एज वेक्टर यूज कर सकते हैं. तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा बी. आंसर आ जाएगा हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the basic procedure involved in the synthesis of the recombinant DNA molecule is depicted below. हमें यहाँ दिया हुआ है. अब हमें बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ है. ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर हमने सेल में से हमारा डीएनए आइसोलेट करा, इसको हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करा डाइजेस्ट. यहाँ ममीलियन डीएनए था हमारा, हमने उसको दूसरे एंडोन्यूक्लियस से कट करा. ठीक है, और फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना दिया. अब यहाँ पर एंजाइम पॉलीमरेज इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पॉलीमरेज का कोई काम ही नहीं हुआ है. ममीलियन डीएनए शोज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, 2 different restriction enzymes are used and only 1 fragment is inserted. यहाँ क्या दिया है? हमें बताना है कि यहाँ इस प्रोसीजर में क्या मिस्टेक थी, मिस्टेक बतानी है. ठीक है ना, पॉलीमरेज की बात है ना ममेलियन डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड है उसकी बात है. यहाँ जो यूज करा है बेटा सेम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं यूज करा है. यहाँ सेम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करा होता तो यहाँ पे सेम स्टिकी एंड्स आते और वो अच्छे से लाइगेट होके हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बन जाता. बट यहाँ क्या किया है हमने? यहाँ पर इसमें क्या करा है? 2 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करें तो अलग अलग स्टिकी एंड्स आएंगे. तो जो डिजायर्ड हमें कट चाहिए वहां पर वो कट ही नहीं होगा, है ना. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? क्या गलती की है हमने? यहाँ गलती करी है कि 2 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करा गया है. देखो यहाँ 1 और यहाँ यूज करा है 2. ठीक है, तो ये है जो गलती हुई है यहाँ पर. तो आंसर आएगा हमारा सी. नेक्स्ट है
नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये प्रोसेसेस है, ठीक है। 71st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हमसे मेन कंपोनेंट पूछा जाए तो वो क्या होना चाहिए? देखो पहला क्या है, प्राइमर्स एंड डीएनए लाइगेज। प्राइमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डीएनए लाइगेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन है डीएनए लाइगेज ओनली, डीएनए पॉलीमरेज ओनली, प्राइमर एंड डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर इंपॉर्टेंट है किसके लिए? यहां 3 स्टेप होते हैं पीसीआर के, ठीक है बेटा। पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं। एक होता है डीनेचुरेशन, जहां पर क्या हो रहा होता है, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ब्रेक डाउन होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है हमारा डीएनए अब आ गया, अब यहाँ पर हमारे प्राइमर्स जुड़ने, इस स्टेप को कहते हैं हम अनीलिंग, ठीक है। यहाँ पर प्राइमर वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइमर जुड़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर होगा एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन में हम क्या यूज करेंगे? एक्सटेंशन में हम यूज करेंगे हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्या यूज करेंगे? टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे। टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे किसके लिए? एक्सटेंड करने के लिए, उसको जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसे एम्प्लीफाई करने के लिए, बनाने के लिए। तो प्राइमर हमारा यहां आगे जुड़ा, प्राइमर्स आके जुड़े, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन पे 72 डिग्री पे क्या होगा, ये आगे ऐसे बन जाएगा, और ऐसे ही ये साइकिल आगे चलती रहेगी। तो यहाँ 2 ही मेन कंपोनेंट है, एक है प्राइमर और एक है डीएनए टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट 72 में क्या पूछा है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VTNR, ठीक है। ये क्या है? VNTRs जो हैं इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर हाईली यूजफुल। ये क्यों जरूरी है? ठीक है, ये जो रिपीटेड नंबर ऑफ डीएनए टैंडम रिपीट्स हैं ये क्यों जरूरी है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जरूरी है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही यूनिक पैटर्न होता है हमारे डीएनए में, और उसी को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बिटवीन 2 evidences, one of the criminal with the suspect is known as। जैसे अभी हमने पहले देखा कि जैसे हमारा फिंगरप्रिंट से हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे ही हमारे डीएनए में भी एक फिंगरप्रिंट होता है। डीएनए का भी फिंगरप्रिंट होता है जो कि एक इंसान के लिए वो स्पेसिफिक है और वो उसी का यूनिक है। तो जब हमें किसी क्रिमिनल सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि ये वही है कि नहीं, जैसे हम फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं वैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट को, जो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा हमें कि ये बिल्कुल यही इंसान था। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 73 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74th, the PCR is a reaction which amplification of a specific DNA is carried out in vitro। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि PCR रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर जो एम्प्लीफिकेशन होगा स्पेसिफिक डीएनए का, बिल्कुल, क्योंकि हमने वहाँ प्राइमर्स यूज करें जो स्पेसिफिक उसी डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए है ना। और ये कैरिड आउट कैसे हो रहा है? इन विट्रो हो रहा है। ये सेल के अंदर नहीं हो रहा है, ये हम बाहर कर रहे हैं सेल के, तो ये इन विट्रो है। तो ये आंसर क्या ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स ए समटाइम्स बी, या नाइदर ए नॉर बी। ये स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि हमने स्पेसिफिक प्राइमर्स डिजाइन करे कि हमें बस उसी रीजन का एम्प्लीफिकेशन चाहिए, है ना। तो आंसर आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन, विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। पीसीआर में हम कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं? हम यूज करते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। जो हमने कहाँ से
कहाँ से आइसोलेट करा है, थर्मस एक्वाटिकस, जो बैक्टीरिया हाई थर्मल एनर्जी, जो हाई थर्मल टेम्परेचर पे रहता है, उससे हमने आइसोलेट करा है, ताकि क्योंकि हम ये पीसीआर टेक्निक जो हाई टेम्परेचर पे रन करती है, तो हम उस हिसाब का पॉलीमरेज यूज़ कर सके जो उस टेम्परेचर पे एक्टिव रहे, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया, इट इज़ यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन द रेसिपिएंट सेल। तो क्या हम टैग डीएनए पॉलीमरेज को लाइगेशन के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, यहाँ हम एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। हमारे को डीएनए बनाना है, एम्पलीफाई करना है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर की तरह ये नहीं काम करता। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस, नहीं है, बैक्टीरिया से आइसोलेट करा है, जो कि है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, हम तभी इसको यूज़ करते हैं। आंसर आएगा हमारा क्या, डी, कि ये ट्रू है इसके लिए कि हाई टेम्परेचर पे ये एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 क्वेश्चन, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स आर एडवांटेजियस ओवर शेक फ्लास्क बिकॉज दे, क्यों ये एडवांटेजियस होते हैं स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में और जो हमारा लेबोरेटरी में शेक फ्लास्क जो हम यूज़ करते हैं, उसमें सबसे मेजर डिफरेंस तो ये है, बायोरिएक्टर हम यूज़ करें तो हम उसे लार्ज स्केल में हमारा डिजायर्ड प्रोटीन या जो प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो शेक फ्लास्क है वो स्मॉल लेबोरेटरी लेवल पे कर सकते हैं। अब हमें बताना वो एडवांटेजियस कैसे है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है हाई टेम्परेचर और पीएच, तो ये तो शेक फ्लास्क में भी हम कर सकते हैं, उसको बाहर में जो इंक्यूबेटर में रखा है शेक फ्लास्क को, उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हम पीएच बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या कम कर सकते हैं, है ना। यहाँ क्या है, हम इसमें जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है वहाँ पर हम प्रॉपर एरिएशन दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल बायोरिएक्टर है इसके अंदर पे पेडल्स हैं जो क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं एरिएशन में। यहाँ पर और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो रेगुलेट कर सकते हैं, पीएच हो गया, फोम हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, डू नॉट अलाउ दी एंट्री ऑफ CO2, दोनों में हो सकता है, एंड आर ईजी टू ऑपरेट। अगर हम स्मॉल लेवल पे बात करें तो जो शेक फ्लास्क होते हैं वो ईजी टू ऑपरेट होते हैं, वो ऑपरेट हम ईजिली कर पाते हैं, और उनको बट उनसे जो पर्पस होता है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। हमारा यहाँ पर्पस क्या है कि हमें लार्ज स्केल में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है ना, तो यहाँ पर हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है और वो लार्ज स्केल में चाहिए, पर वो शेक फ्लास्क से नहीं हो रहा, इसीलिए हमने बड़े बायोरिएक्टर्स की तरफ गए और वहां पर भी हमने स्टर्ड टाइप का यूज करा ताकि हम बेटर एरिएशन कर सकें, बेटर मिक्सिंग हो सके। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट मॉलिक्यूल, टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए टेम्पलेट मॉलिक्यूल आफ्टर 4 PCR साइकिल। अगर हमसे प्रोडक्ट पूछा जाए तो कितनी PCR साइकिल रन हुई है उससे, अगर डीएनए टेम्पलेट के बारे में पूछा जाए तो हम इसको 2 to the power n, n मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ PCR साइकिल, तो हम इसको लिख देंगे क्या, 2 to the power 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2 4 4 16, ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 इट्स इक्वल टू 16। आंसर आ जाएगा कितना, हमारे पास 16 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आफ्टर सेवरल ट्रीटमेंट देन प्योरिफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। तो ये सही है, हमने उसमें क्या करा है, सारे जो मिक्स, पहले हमने सेल को ब्रेक करा, उसके जो मिक्सचर है प्रोटीन, आरएनए और जो उसकी सेल वॉल है वो सारे को डिग्रेड करा, है ना, हटा लिया। अब हमारे पास सिर्फ आइसोलेट करके क्या है, सिर्फ हमारा डीएनए है। अब हमने अपने डीएनए को प्रेसिपिटेट करा किससे, चिल्ड इथेनॉल से, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द बैक्टीरियल प्लांट एंड द एनिमल सेल्स आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स टू रिलीज डीएनए अलोंग विथ आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड लिपिड। जो भी सेल का सारा कंपोनेंट है, अगर हमने सेल वॉल तोड़ दी तो वो सारा कंपोनेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम इसमें उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हम राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीएजेस, ठीक है, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं ताकि जो हमारा सेल वॉल के कंपोनेंट है वो हट जाए, सारे डिग्रेड हो जाए और हमारे पास सिर्फ प्योरीफाइड क्या आ जाए, हमारे पास डीएनए आ जाए, है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव स्टेटमेंट। अबव स्टेटमेंट के लिए देना है, तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर आ जाएगा क्या, हमारा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा सी। Next question, having become an expert on gel electrophoresis, you are asked to examine a gel for a colleague.
ठीक है। अब आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आप एकदम मास्टर हैं और आपको अपने कलीग की एक हेल्प करनी है। अब हमें ये बताना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो कहाँ मिलेगा। अगर मैं ये हमारा जेल है मानो, ठीक है, ये हमारा एग्रोस का जेल है। अब आपसे बोला गया भाई बताइए कि जो स्मॉलेस्ट, ये हमारे वेल्स हो गए, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि इनको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन करा है, अब बताइए कि हमारा जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फर्देस्ट अवे फ्रॉम द वेल्स, ठीक है भाई, हम समझ गए। ये पॉजिटिव साइट है, ये नेगेटिव साइट है इलेक्ट्रोड की, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे दूर होगा वेल, जो है वेल जहाँ पर हम यहाँ पर अपना डीएनए को लोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपने डीएनए को लोड करेंगे, वो अलग अलग ऐसे जो है हमारा डीएनए ट्रैवल करेगा, है ना, बैंड बनेंगे अलग अलग थिकनेस के कि कौन कितना ज़्यादा है कितना कम है ना, ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है नियर दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्लोज टू द वेल, ठीक है। पहले बोला गया है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, दूसरे के बोला गया कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तीसरे में बोला है टॉप नियर दी नेगेटिव पोल या मिडिल व्हेन दे स्लो डाउन आफ्टर फर्स्ट फ्यू मिनट्स। हमें यहाँ स्पेसिफाई करा है स्मॉलेस्ट। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए को कैसे जो है सेपरेट करते हैं, किस बेसिस पे उसको सेपरेट करते हैं, उसको बेसिस पे होता है वो मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज। जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना स्लो मूव करेगा, जो जितना छोटा होगा वो उतना जल्दी जल्दी मूव करेगा। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई है। डीएनए जो है वो हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो वो कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव साइड पे मूव करेगा। पॉजिटिव साइड पे जब वो मूव करेगा तो जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना स्लो मूव करेगा। और यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट सेगमेंट क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा वो जल्दी जल्दी फुदक के भाग के आगे कहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड